मेरे इस YouTube चैनल पर सभी भाइयों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम नवीन सर के द्वारा चलाए जा रहे हैं नायक 2.0 जीके जीएस प्रैक्टिस बैच का रिवीजन करने वाले हैं। ये प्रैक्टिस बैच एसएससी के सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर ये प्रैक्टिस सेट आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो कम से कम 15 से 16 क्वेश्चन आप फिक्स है कि इस सेट से क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए हम जल्दी से इस सेट का क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं। सेट नंबर 1 कह रहा है कि नृत्य महाभारत रामायण महाकाव्य और पुराणों की कहानियों में सन्निहित है। ये कौन सा नृत्य हो जाएगा? कथकली हो जाएगा। केरल राज्य से संबंधित है और केरल में एक और नृत्य होता है जो कौन है? मोहिनी अट्टम है। सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य की बात की जाए तो वो क्या है? भरतनाट्यम है। कहाँ का है? तमिलनाडु का है और ये लगभग 2000 वर्ष पुराना है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी हमारा हो जाएगा आंध्र प्रदेश के। इसकी उत्पत्ति हुई थी आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिला से और कृष्णा जिला के एक गांव पड़ता है कुचैलापुरम, वहाँ से। ठीक है। नेक्स्ट हमारा शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा सत्रिया। सत्रिया कहाँ से है? तो ये 8वां शास्त्रीय नृत्य है जो 2000 वर्ष में शामिल हुआ था और ये आज से लगभग 500 वर्ष पुराना है। ये सबसे नया नृत्य है। ओडिसी ओडिशा से संबंधित है। भाषा की बात की जाए तो मलयालम कहाँ का है? केरल का है। कोकबोरोक भाषा त्रिपुरा का है। कोंकणी कहाँ का है? गोवा का है। ठीक है। शास्त्रीय नृत्यों की अगर बात की जाए तो संगीत नाटक अकादमी के अकॉर्डिंग कितना है? 8 है और संस्कृति मंत्रालय के अनुसार कितना है? 9 है। 9वां जो संस्कृति मंत्रालय ने जिसको शास्त्रीय नृत्य की संज्ञा दी है वो कौन सा है? छऊ है। छऊ 3 तरह का होता है, मयूरभंज छऊ, सरायकेला छऊ, पुरालिया छऊ। मयूरभंज छऊ का संबंध उड़ीसा से है, सरायकेला का संबंध झारखंड से है और पुरालिया छऊ का संबंध वेस्ट बंगाल से है। कथकली की बात की जाए तो कथकली के नायक को पांचा कहा जाता है। इसमें खलनायक को काथी कहते हैं और मुद्रा होता है इसमें 24। श्रृंगार इसमें 5 टाइप्स के होते हैं और भाषा क्या होता है? मणिप्रवलम। मणिप्रवलम जो भाषा है मलयालम और संस्कृत दोनों का संयुक्त रूप है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि संयुक्त राष्ट्र यूएन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूएन का मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी में स्थित है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक, तो इस यूनियन का पुराना नाम था लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन का स्थापना हुआ था 10 जनवरी 1920 को। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ 1939 से लेकर 45 तक, तो लीग ऑफ नेशन का नाम चेंज कर यूनाइटेड नेशन यानी कि यूएन कर दिया गया। कब किया गया? 2 अक्टूबर 1945 को। टोटल कितने कंट्री ने इस पर साइन किए हैं? तो 51 कंट्री का साइन है और 51वां जो कंट्री है वो कौन है? पोलैंड है। ठीक है। वर्तमान यूएन का सदस्य कितने हैं? 193 हैं। यूएन के अंक टोटल अंक कितने हैं? टोटल पार्ट 6 है। 5 का हेड क्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। 1 का हेड क्वार्टर जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसका हेड क्वार्टर द हेग नीदरलैंड में है। ठीक है। यूएन का भाषा क्या है? यूनाइटेड नेशन का भाषा इंग्लिश और फ्रेंच है और अन्य भाषा चीनी, अरबी, रसियन और स्पेनिश है। यूएन का स्थायी सदस्य और अस्थायी सदस्य जो होते हैं वो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। इंडिया 8 बार अस्थायी सदस्य बन चुका है। फर्स्ट बार इंडिया जो था वो यूएन का सदस्य 1950 में बना था और जापान 12 बार बन चुका है। 1 वर्ष में 5 देश चुने जाते हैं, मतलब हर साल 5 देश चुने जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाला अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ का आविष्कार किया था? तो ये किए थे डायनामाइट का आविष्कार किए थे। नोबेल का जन्म की बात की जाए तो ये हुआ था 1833 में स्वीडन में और मृत्यु कब हुई थी? 1896 में इनकी मृत्यु हो गई थी। नोबेल प्राइज़ की घोषणा कब हुई थी? 1900 ईस्वी में होती है। पहली बार वितरित कब किया गया? 1901 में किया गया। 5 शुरुआत में ये 5 फील्ड में दिया गया था। तो कौन कौन? भौतिकी में, रसायन में, चिकित्सा, साहित्य और शांति। 1969 में 6 एक और फील्ड शामिल हो गया। 6वां फील्ड कौन शामिल हो जाता है? अर्थशास्त्र शामिल हो जाता है। शांति का नोबेल जो है स्टोटिंग संसद नॉर्वे द्वारा दिया जाता है। सबसे कम उम्र में नोबेल प्राइज़ प्राप्त करने वाला मलबा यूसुफजई 17 साल की उम्र में इनको दिया गया था। इनके द्वारा लिखा गया बुक का नाम क्या है? वी आर डिस्प्लेस्ड। ठीक है। सबसे अधिक उम्र में 97 ईयर में दिया गया था गुड़ई नफ को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में हवाई परिवहन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 1911 में। ठीक है।
1911 में पहली बार हवाई डाक सेवा शुरू किया गया था जो प्रयागराज से नैनी तक किया गया था, और किस प्लेन से किया गया था? हवर बाई प्लेन से। ठीक है, ये किस मंत्रालय के अंडर में आता है? तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंडर में आता है। एक्ट क्या है? वायुयान एक्ट 1934 से संबंधित। टाटा एयरलाइंस की स्थापना कब होती है? 1932 में होती है, और इसका नाम बदलकर एयर इंडिया कब कर दिया गया? 1946 में कर दिया गया। भारत का पहला हवाई अड्डा जो था वो जुहू 1928 मुंबई में है। ठीक है, भारत का सबसे बिजी एयरपोर्ट कौन है? इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली में है। भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट की बात की जाए तो राजीव गांधी हैदराबाद में है, और 100वां एयरपोर्ट कौन बन गया है? पाक्यांग सिक्किम में बना है। ठीक है, सौर ऊर्जा से संचालित विश्व का पहला एयरपोर्ट कौन है? कोचीन है, और ये पीपीपी मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जनगणना 2011 के अनुसार दशकीय वृद्धि दर क्या है? तो ये 2011 की जनगणना के अनुसार 17.64% था। ये 2001 से लेकर 2011 में 10 वर्षों में कितना वृद्धि हुआ है वो दर्शाता है। सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि कब हुआ था? तो सबसे ज़्यादा हुआ था 24.80% 1961 से 71 के डिकेड में। ठीक है, दशकीय दर में कमी कब हो गई थी? तो ये हुआ था, कमी जो हुआ था 0.8% हुआ था 1911 से लेके 21 के बीच में। ठीक है, सेंसस अगर 2011 की बात की जाए तो घनत्व क्या होता है? प्रति एक किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। ठीक है, लिंगानुपात कितना है? 943 है। 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या क्या कहलाता है? लिंगानुपात कहलाता है। बाल लिंगानुपात की अगर बात की जाए तो ये कितना है? 919 है, यानी कि 1000 बच्चों पे 919 बच्चियाँ हैं। साक्षरता की बात की जाए तो 74.04%, जिसमें अगर मेल साक्षरता की बात की जाए तो 8.21% और फीमेल साक्षरता की बात किया जाए तो 65.46%। 2011 का जनगणना आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली थे। जनगणना रिपोर्ट कब पेश किया गया? 31 मार्च 2011 को। सबसे ज़्यादा जनसंख्या यूपी में है और सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में है। फॉलो ऑन क्रिकेट प्रारूप किससे संबंधित है? तो ये केवल टेस्ट मैच में होता है। फॉलो ऑन क्या होता है? तो 200 रनों का जो अंतर होता है उसी को फॉलो ऑन कहते हैं। बात की जाए T20 की तो T20 में पावर प्ले होता है 6 ओवर का, और एक बॉलर अधिकतम 4 ओवर फेंक सकते हैं। पहला ओडीआई कप्तान कौन थे? अजीत वाडेकर थे। डीआरएस कब लागू हुआ? डीआरएस का मतलब होता है डिसीजन रिव्यू सिस्टम। ये पहली बार 2008 में आया इंडिया और श्रीलंका के मैच में। पहला खिलाड़ी कौन थे? वीरेंद्र सहवाग थे जो डीआरएस में खेले थे। ठीक है, डीएलएस क्या होता है? डकवर्थ लुईस सिस्टम। ये कब शुरू हुआ था? 1997 में हुआ था। पहली बार जिम्बाब्वे वर्सेस इंग्लैंड के मैच में लगाया गया था। ये टेस्ट मैच में इसका उपयोग नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो रेत समाधि उपन्यास के लेखक कौन है? तो रेत समाधि उपन्यास के लेखक हो जाएंगे गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री को 2022 का बुकर इंटरनेशनल अवार्ड मिला है। अन्य बुक इनका कौन है? तिरोहित द एम्प्टी स्पेस इनका अन्य बुक है। रेत समाधि का इंग्लिश ट्रांसलेशन कौन किए थे? डेजी रॉकवेल ने किया था। झुम्पा लाहिड़ी की अगर बुक की बात की जाए तो वेरिया अबाउट्स इंटरप्रिटर्स ऑफ मेलोडी द लो लैंड द नेम से, ये इनका बुक्स हो गया। गवर्नर जनरल का पद पहली बार किस अधिनियम के अंतर्गत आया था? तो ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आया था गवर्नर जनरल का पद। इससे और क्या क्या हुए थे? तो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ था 1774 में। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? एलिजा एम्पे बने थे, और 3 अन्य न्यायाधीश भी बनाए गए थे जो चैम्बर्स थे, लिमेस्टर थे और हाइड थे। ठीक है, पेश कब किया गया था? 18 मई 1773 को फेडरिक नॉर्थ द्वारा पेश किया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट की बात किया जाए तो पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 में। इसके अकॉर्डिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स बने थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 24 मेंबर्स थे और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर में 6 मेंबर्स थे। अब इन सब का वेतन जो था वो भारतीय राजस्व से दिया जाता था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल डायरेक्टर का काम होता था जितना भी व्यापारिक मामले थे ये सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखता था, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो थे जितने राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल मामले जितने होते थे ये बोर्ड ऑफ कंट्रोलर देखते थे। नेक्स्ट की बात की जाए अगर 1813 के एक्ट की तो ईस्ट इंडिया का एक अधिकार समाप्त कर दिया गया। ईसाई मिशनरी इसके तहत भारत आने की परमिशन दे दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1919 आधारित था। किस पे आधारित था? तो ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था। इसके तहत क्या क्या हुआ? तो प्रांतों में द्वैध शासन शुरू हो गया। इसी के तहत विधान परिषद यानी कि उच्च सदन और निम्न सदन की स्थापना की गई। उच्च सदन को उस समय राज्य परिषद कहते थे जिसमें 60 मेंबर्स होते थे, और निम्न सदन को केंद्रीय विधानसभा कहते थे जिसमें 145 मेंबर्स होते थे।
वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीय सेना को आवश्यक रूप से शामिल किया गया किस अधिनियम से? तो 1919 के अधिनियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को दास्ता का एक नया अधिकार पत्र किसने कहा था? ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। 1935 के एक्ट की अगर बात की जाए तो केंद्र में द्वैध शासन प्रांतों में समाप्त हो गया और केंद्र में क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। प्रांतीय सरकार का गठन हुआ 1937 में। वर्मा यानी कि आज जो म्यांमार है, वर्मा को अलग कर दिया गया 1937 से। संघीय अदालत 1937, इसमें कुल जज 7 बने और चीफ जस्टिस जो कौन थे? मॉरिस ग्वेयर थे। ठीक है, इसी के तहत आरबीआई की स्थापना होती है 1935 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो कह रहे कि ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था? तो ये पारित किया था 18 जुलाई 1947 में। माउंट बैटन योजना कब आया था? तो 3 जून 1947 को आया था। इसको जवाहरलाल नेहरू ने डिक बर्ड या बाल्कन प्लान की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था? तो ये पहली बार स्थापित किया था पुर्तगाली ने। पुर्तगाली जो भारत आया था वो पहला पुर्तगाली कौन था? वास्को डी गामा था, जो 1498 में भारत आया था कालीकट बंदरगाह केरल पे। ठीक, उसके बाद ये 1502 में आया, फिर 1524 में भी आता है। प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री कहाँ स्थापित होता है? तो ये कोचीन में 1503 में स्थापित होता है। दूसरी फैक्ट्री 1505 में कुन्नूर में स्थापित होता है। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? सबसे पहले देखते हैं भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली कौन था? पेड्रो कैब्रल प्लस बार्थोलोम्यू डियाज, ये दोनों लोग भारत दूसरी बार आए थे, जिन्होंने ब्राज़ील की समुद्री मार्ग की खोज की थी। पहला गवर्नर कौन बना था? ये अल्मीडा बना था। 1505 से लेकर 1509 तक रहा था। इसकी नीतियाँ क्या थी? ब्लू वाटर पॉलिसी लाना चाहता था, क्वार्टे सिस्टम लाना चाहता था। दूसरा गवर्नर कौन बना? अल्बुकर्क बने थे 1509 से लेकर 1515 तक। ये 1510 में गोवा को जीता था। ठीक है, पुर्तगाली भारत में सबसे लंबे समय तक रहे। 19 दिसंबर से लेकर 1961 में गए थे। 19 दिसंबर 1961 क्या चले गए थे। इनको निकालने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय इंग्लैंड का शासक कौन था? तो इंग्लैंड का शासक कौन था? एलिजाबेथ प्रथम थी। ठीक है, एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार करने हेतु राजकीय अध्यादेश कब जारी किया? तो ये जारी किया था 31 दिसंबर 1600 को। ठीक है, ये 15 वर्षों के लिए मोनोपोली यानी कि केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार कर सकती है, लागू किया था 15 वर्षों के लिए। निर्माणकर्ता कौन थे ईस्ट इंडिया कंपनी के? तो मर्चेंट्स एडवेंचर्स थे। भारत में शासक उस समय को किसका था? अकबर का था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए कि भारत में कितने राज्य तट रेखा पर स्थित हैं? तो 9 राज्य तट रेखा पर स्थित हैं। तट रेखा की लंबाई टोटल कितनी है? तो 7516.6 किलोमीटर है। ठीक है, अगर बात की जाए पश्चिमी तटरेखा पे कौन कौन है? गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है और केरल है। और पूर्वी तटरेखा पे बात की जाए तो पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। इस तरह से टोटल 9 राज्य जो हैं वो कॉस्ट रेखा पर स्थित हैं। सबसे लंबी समुद्री सीमा कौन है? किसका है? गुजरात का है। उससे छोटा आंध्र प्रदेश और उससे छोटा तमिलनाडु। सबसे छोटा की बात की जाए तो गोवा का है। गुजरात का सीमा की लंबाई 1214 है, आंध्र प्रदेश की सीमा की लंबाई 973 है और तमिलनाडु की सीमा की लंबाई 906 है। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 9 डिग्री चैनल अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? तो ये कवरत्ती यानी कि लक्षद्वीप के कैपिटल है और मिनिकॉय के बीच में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन है? तो सुदूरस्थ यानी कि सबसे दूर साउथ पॉइंट कौन है? तो इंदिरा पॉइंट, इसी को पिगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं। ये अंडमान निकोबार पर स्थित है। और ऐसे सुदूरस्थ ना मतलब कि साउथ पोल की बात की जाए तो ये कन्याकुमारी है। देखिए, सबसे दूर बिंदु पूछेगा तो ये समुद्री जो अंडमान निकोबार हमारा आइसलैंड है उस पर है इंदिरा पॉइंट, लेकिन पूछेगा कि साउथ बिंदु कौन है तो वो कन्याकुमारी। ठीक है, ईस्ट पॉइंट कौन है? किबुथु है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। वेस्ट पॉइंट कौन है? गुहार मोती है जो गुजरात में है। और नॉर्थ पॉइंट कौन है? इंदिरा कॉल है जो लद्दाख में है। ठीक है, भारत का अक्षांशीय विस्तार की बात की जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश है। भारत का देशांतरीय विस्तार की बात की जाए तो 68 डिग्री 60 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। भारत का पूर्वी पश्चिमी लंबाई 29-33 किलोमीटर है और भारत का उत्तर दक्षिणी लंबाई 32-14 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरता है? तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन है राज्यों?
इसमें है ट्रिक आता है मित्र पर गमछा झार। मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश। प्रधान मध्याह्न रेखा जिसको हम 82 1/2 पूर्वी देशांतर भी बोलते हैं, ये कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन? यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो सर ने होमवर्क के लिए दिया था कि भारत में निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय मौद्रिक नीति का प्राधिकरण है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये प्रयास आपको कैसा लगा ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छे रिव्यू आते हैं तो मैं दूसरी वीडियोज़ भी अपलोड करूँगा। ठीक है, थैंक यू।